यस सर, गुड मॉर्निंग। आई होप माहौल जम रहा है आपके एंड पे। एंड सर आपके एंड पे रिवीजन हो रहा है। एंड सर आपने जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक आपके एंड पे रिवाइज किया है। एंड क्वेश्चंस भी आपके एंड पर हो गए हैं, वो भी माहौल से शानदार वाले। आओ बच्चों, अब हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग। सर हमारा अगला टॉपिक, अगला चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग। सर सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 ये दोनों डिफाइन करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। यस मालिक। सर सेक्शन नंबर 12 है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स के लिए, और सेक्शन नंबर 13 है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज के लिए। सर आपने और हमने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। सप्लाई में हमने पढ़ा हुआ है क्या सर, सप्लाई होगा व्हेन सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड। व्हेन सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड, मतलब अगर आपने सप्लाई कर दिया वो तो सप्लाई है ही है, सप्लाई करने के लिए एग्री कर दिया तो भी सप्लाई होगा, और सप्लाई अगर है तो लग जाएंगे क्या, जीएसटी। क्लियर बच्चों। आइए बच्चों बात करते हैं हम क्या, सप्लाईज मेड और अग्री टू बी मेड। मतलब अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है तो भी मान लेंगे सप्लाई के लिए आपने एग्री कर लिया, और एग्री के लिए मतलब सप्लाई हो गया और जीएसटी लगेगा। पर गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों के लिए बोल दिया क्या सर, अगर एडवांस भी रिसीव हो गया तो भी सप्लाई के लिए आपने एग्री कर लिया, मतलब सप्लाई हो गया, सप्लाई हो गया तो जीएसटी लग गया, लेवी हो गया। क्लियर। इसलिए सर जब से जीएसटी आया तब से गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, जिस दिन आपने या तो सप्लाई कर दिया या सप्लाई के लिए एग्री कर दिया, गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों के लिए ही सर सप्लाई कर दिया या सप्लाई के लिए एग्री कर दिया, विच एवर इज अर्लियर इज द सप्लाई, और दिस इज हाउ टाइम ऑफ सप्लाई वाज फ्रेम्ड। और बोल दिया क्या, सप्लाई के लिए एग्री कर दिया मतलब एडवांस रिसीव हो गया, या फिर सप्लाई कर दिया मतलब आपने इनवॉइस इशू कर दिया। क्लियर। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, भले गुड्स का हो या सर्विसेज का हो बेटा। क्लियर। सर सुनिएगा, सर वहां से पॉइंट आ गया टाइम ऑफ सप्लाई का, और गुड्स हो या सर्विसेज हो दोनों के लिए बोल दिया क्या, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब या तो एक्रू हो गया, एक्रू हो गया मतलब जब आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया, सप्लाई कर दिया आपने, या पेमेंट रिसीव हो गया, जितना पेमेंट रिसीव हो गया सर उतने के लिए ये मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। और इस बैकग्राउंड को यूज करते हुए इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, एक्रोल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, सर इस फंडा को यूज करते हुए गवर्नमेंट ने टाइम ऑफ सप्लाई को डिफाइन कर दिया, भले वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। हाँ सर्विसेज के लिए जब पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था तो वहां पे भी पहले इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे टाइम ऑफ सप्लाई मतलब पहले पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बोलते थे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन वही टाइम ऑफ सप्लाई हुआ, तो वहां तो कोई तकलीफ नहीं थी बेटा। पर बिफोर जीएसटी जो गुड्स के टैक्सेस थे तब पहले एडवांस रिसीव होने पर गुड्स पे कोई टैक्स नहीं लगता था, जब आप सप्लाई करेंगे तभी पहले एक्साइज और वेट लगा करते थे। तो सर जैसे ही जीएसटी आया सर इंडिया के बिजनेसमैन नाराज हो गए गवर्नमेंट से और बोल दिया क्या, हमको तो जीएसटी नहीं चाहिए, हम तो नाराज है आपसे, वी डोंट वांट टू बी जीएसटी इन इंडिया। तो ऐसे केस में सरकार गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया गुड्स इंडस्ट्री के लिए और एक नोटिफिकेशन दिया और बोल दिया क्या, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुड्स के केस में अगर एडवांस रिसीव होता है तो सर अभी आप टैक्स पे नहीं करेंगे चलेगा बेटा। क्लियर। जब बाद में आप सप्लाई करेंगे तभी टैक्स पे कर देना, अभी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पर ये केवल गुड्स इंडस्ट्री में नोटिफिकेशन दिया, सर्विस इंडस्ट्री में तो पहले से ही एडवांस रिसीव होने पर सर्विस टैक्स लगता था तो जीएसटी भी लगेगा, वहां कोई तकलीफ नहीं है। ये मैंने बैकग्राउंड दिया रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई बच्चों। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं क्या, सेक्शन नंबर 12 गुड्स के लिए, उसके बाद पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 13 सर्विसेज के लिए। आओ बच्चों टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 1 पहले बात करता मैं आपसे बेटा। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 ने बोला क्या कि सर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आएगी कब, जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। गुड्स की कैसे बात कर रहा हूं बेटा, सेक्शन 12 13(1) बात करेंगे सर्विसेज के लिए बेटा। पहले सेक्शन 12 की बात कर रहे हैं गुड्स के लिए कि गुड्स के केस में जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब आएगी, जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा वो फॉलोइंग सबसेक्शंस आपको लिए डिफाइन करेंगे। क्लियर। तो सर सबसेक्शन 1 ने तो केवल टाइम ऑफ सप्लाई को लिंक किया लायबिलिटी से बेटा, कि जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब आएगी, जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा सर, ये फॉलोइंग सबसेक्शन आपको बताएंगे।
के अब सर आइए मेन बात शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 2 से बेटा। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 2 बोलता है क्या कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स क्या होगा बेटा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। आई रिपीट, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अभी आप बुक्स में पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, ध्यान मेरी तरफ दीजिए बेटा। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जब आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया या पेमेंट रिसीव हो गया विच एवर इज अर्लियर। हाँ सर, अगर एडवांस रिसीव होता है गुड्स के लिए तो कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ये अलग से नोटिफिकेशन देके बोल दिया क्या कि आपको गुड्स के केस में एडवांस रिसीव होने पे कोई जीएसटी पे नहीं करना है। क्लियर? तो अल्टीमेटली बचा क्या, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अब सवाल आता है क्या, मान लो किसी पार्टी ने एडवांस नहीं दिया तो सर टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, जब आप इनवॉइस इश्यू करेंगे। मतलब इनवॉइस इश्यू कर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया मतलब जीएसटी की लायबिलिटी आ गई। अब जीएसटी पे करना पड़ेगा, भले कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, अपनी जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा अगर टाइम ऑफ सप्लाई आ गया तो। क्लियर? मैंने जैसे आपको माल सप्लाई किया, सपोज 1 करोड़ का माल सप्लाई किया, मैंने आपको इनवॉइस इश्यू कर दिया। अब पेमेंट आप भले 4 महीने बाद करेंगे, पर सर जैसे इनवॉइस इश्यू कर दिया टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया मतलब लग गए क्या, जीएसटी आया ना, और अपनी जेब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। कस्टमर तो पेमेंट पता नहीं 4 महीने बाद कब करेगा सर। तो सर लोगों ने दिमाग लगाया। देश कौन सा बेटा अपना, इंडिया। लोग भी कैसे आपको बताया बेटा, आपने आपको देखा होगा बेटा अपने कांच में सर लोग इतने होशियार, लोगों ने दिमाग लगाया। टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है भाई, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इश्यू करेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा ना। ओके, एक काम करने का, इनवॉइस इश्यू करने का ही नहीं, इनवॉइस कब इश्यू करने का, जब पैसा आएगा तभी इनवॉइस इश्यू करेंगे। क्लियर? तो सर इसे क्या होगा, अपनी जेब से अपने को टैक्स पे करना ही नहीं पड़ेगा। तो सर लोगों ने दिमाग लगाया है, पीपल आर इंडियन। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई साहब हम भी चुन चुन के पहुंचे हैं, हम भी इंडियन गवर्नमेंट है, झुकेगा नहीं। और वहां बोल दिया क्या कि भाई साहब अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इश्यू नहीं किया, लेट इश्यू किया, तो सर जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन नंबर 31, वही डेट हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे बेटा। मतलब अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया तो एज पर सेक्शन नंबर 31 इनवॉइस कब इश्यू हो जाना चाहिए था, दैट इज द डेट विच विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अब आप कहेंगे क्या, इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था, ये कहां लिखा है कि कितने टाइम में बिल इश्यू हो जाना चाहिए था, वो सेक्शन नंबर 31 में लिखा है। और सर वो भी मैं आपको यहीं पे साथ में बता देता हूं बेटा। सरकार इनवॉइस कब इश्यू होना चाहिए, सेक्शन नंबर 31 याद रखा मैंने, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो हम गुड्स की बात करें, हम सर्विस की बात नहीं करें। सर्विसेज में 30 दिन का वक्त मिलता है, गुड्स में तो कोई 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है। गुड्स में क्या है, माल बाहर निकल रहा है, बिना बिल के माल बाहर नहीं निकल सकता बच्चे। इसलिए whenever transaction involves movement of the goods, whenever transaction involves movement of the goods, तो जब आपने गुड्स रिमूव किया उस दिन या उससे पहले पहले आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। कोई 30 दिन का वक्त यहाँ नहीं मिलता है, तो गुड्स है भाई। तो अगर आपने एट द टाइम ऑफ रिमूवल इनवॉइस इश्यू कर दिया तो इनवॉइस का डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। पर अगर आपने इनवॉइस उस टाइम पे इश्यू नहीं किया तो सर जब रिमूव किया वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर? हाँ, अगर आपने सर मान लो सरकार आपको गुड्स डिलीवर करना था, मतलब फर्स्ट पॉइंट हो गया क्या, एट द टाइम ऑफ रिमूवल इनवॉइस इश्यू करना था जहां पे सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, और जहां पे सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जैसे कोई मशीन अटैच करी हुई कहीं पे सर, फिक्स करी हुई है, मशीन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मैंने आपको मशीन दिखाई, पसंद आई कल से आपकी, तो व्हेन द गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, जब गुड्स को उसकी गुड्स की इफेक्टिव डिलीवरी मैंने दे दी बेटा, एक तरह से आपका गुड्स वो हो गया, उस दिन या उससे पहले मेरे को इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा क्योंकि मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट केस जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है वहां ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, और जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है वहां पर when the goods were made available to the customer, या उसको जब इफेक्टिव डिलीवरी कर दी गुड्स की, दैट डेट मेरे को इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा।
क्लियर? अब टाइमली बिल इश्यू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था वो या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया, पर एडवांस रिसीव होने पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती गुड्स के केस में बेटा। ठीक है, फिर अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, जैसे पाइपलाइन के थ्रू आप कुछ लिक्विड सप्लाई कर रहे हो, या सर घर पे देखोगे ना एलपीजी गैस की लाइन होती है बेटा, तो गैस सप्लाई करो थ्रू पाइपलाइन, या कोई गुड्स ऐसा है जिसको आप किसी सर ट्रेन के थ्रू या किसी सर और मोड के थ्रू या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कंटिन्यू सप्लाई किए जा रहे हो बेटा, जहाँ पे हिसाब एक साथ बाद में करेंगे हम, एक बार तो माल कंटिन्यूसली भेज रहे हो बेटा, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं क्या, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स। और कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स अगर है तो यहाँ पे इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ेगा, तो सर यहाँ पे सप्लायर और कस्टमर आपस में डिसाइड करते हैं कि या तो कस्टमर आपको पीरियडिकली पेमेंट कर देगा, जैसे 6 महीने तक मेरे को माल सप्लाई करना है बेटा, 6 महीने तक माल सप्लाई करना है, तो ऐसे केस में 6 महीने तक आप क्या करेंगे, हर महीना जब खत्म होगा उसके बाद 5 तारीख को मंथ खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 5th को आप मुझे 5 लाख रुपए पे कर देंगे बेटा। क्लियर? तो वो एडवांस पेमेंट नहीं है, वो मैंने माल सप्लाई कर दिया, उसके अगेंस्ट एक एस्टिमेटेड अमाउंट है बेटा, तो जब जब आप मुझे पेमेंट करेंगे तब तक मेरे को उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, और फिर जब 6 मंथ खत्म होंगे तब देख लेंगे कितना हिसाब बनता है, कितना आपने पेमेंट किया हुआ है, और बाकी का अमाउंट का इनवॉइस मैं आपको और इश्यू कर दूंगा। क्लियर? प्लस माइनस जो भी होगा वो एडजस्ट कर लेंगे लास्ट टाइम बेटा। क्लियर? इसको बोलते हैं कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ऐसे केस में अगर एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करता है, तो जब जब वो पेमेंट करता है तब तब उतने उतने अमाउंट का इनवॉइस सप्लायर को इश्यू करना पड़ेगा। और अगर ऐसा पेमेंट का सिस्टम फिक्स नहीं किया तो सर हमने पीरियडिकली फिक्स कर लिया क्या कि मैं सप्लायर आपको पीरियडिकली एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू करूंगा, तो जब जब मैं पीरियडिकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको इश्यू करूंगा तब तब उतने उतने अमाउंट का मैं आपको इनवॉइस इश्यू करता जाऊंगा, है ना मालिक? क्लियर? तो सर या तो सप्लायर पीरियडिकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू कर रहा है, या फिर रेसिपिएंट पीरियडिकली मुझे पेमेंट कर रहा है। क्लियर? जैसा भी हमारा डील है उतने अमाउंट का उस टाइम पे मेरे को इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, और इनवॉइस इश्यू कर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई वो हो जाएगा, और इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था वो दिन जब आपने मुझे या तो पेमेंट किया या फिर मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू किया, हिसाब भेजा, है ना भाई, वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। और फिर जो लास्ट में 6 मंथ का 6 मंथ एक एग्जांपल है, लास्ट में जब माल सारा हो जाएगा उस पर जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसका इनवॉइस और इश्यू कर दूंगा, है ना भाई। दिस इज हाउ टाइम ऑफ सप्लाई विल बी कैलकुलेटेड। क्लियर? इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किया हुआ, यहाँ पे माल में कंटिन्यूसली या कॉन्करेंटली या रिकरेंटली सप्लाई कर रहा हूँ मैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर सर? अच्छा, अब लास्ट आता है क्या, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस, ऐसे केस में इनवॉइस का भी इश्यू करना पड़ता है। अब मैं सप्लायर अपने यहाँ से माल भेज देता हूँ कस्टमर के यहाँ पे, फिर कस्टमर उसको देखता है, उसको पसंद आएगा तो माल रखेगा, नहीं तो वापस भेज देगा, तो ऐसे केस में इनवॉइस का भी इश्यू करना होता है, क्योंकि जब रिमूव हो रहा है तब तो पता नहीं है कि माल बिकेगा कि नहीं, पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसे केस में इनवॉइस का भी इश्यू करना होता है बच्चों। तो ऐसे केस में जब मैं गुड्स रिमूव करूंगा तब डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स रिमूव करूंगा, और सर जब आपको गुड्स रिसीव होगा आप जब पसंद करेंगे तो या तो आपने सप्लाई एक्सेप्ट कर ली, मतलब सप्लाई हो गया, या 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, या तो सप्लाई हो गया या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, मेरे को इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। रिमूव कर दिया 6 महीने हो गए, अब तो सर अप्रूवल दे, नहीं दिया तो मान लेंगे अप्रूव हो गया, या तो गुड्स वापस आ जाए, नहीं आए 6 महीने हो गए तो मान लेंगे अप्रूवल हो गया और सप्लाई हो गया, इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? डन। आई रिपीट सर, व्हेनेवर गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस, तो ऐसे केस में या तो आपने सप्लाई कर लिया, सप्लाई एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सप्लाई हो गया, या 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, मेरे को इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा और वही दिन क्या जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? ये हमने सेक्शन नंबर 31 में गुड्स के रेस्पेक्ट में इनवॉइस कब इश्यू करना होता है वो हमने पढ़ लिया बेटा। आइए वापस से हम टाइम ऑफ सप्लाई की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, जहां जहां पे भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि रिवर्स चार्ज के लिए सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 दे रखा है बेटा। तो मालिक सर इन केस अगर आपने मुझे फॉरवर्ड चार्ज में मेरी लायबिलिटी है तो टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया तो जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वही दिन क्या हो जाएगा,
टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब सर ऐसे केस में अगर आपने मुझे 100% एडवांस अमाउंट भी दे दिया उससे मतलब नहीं है, गुड्स के केस में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई तो आ जाएगा एडवांस रिसीव होने पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इस पर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में क्या होता है बेटा, सर जुआ खेला, लॉटरी टिकट खरीदा आपने, सट्टा खेला आपने, ऐसे केस में जैसे ही पैसा दिया उस टाइम टैक्स पे करना होता है। अब उसमें स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में सर एडवांस देते ही टैक्स पे करना पड़ेगा, तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम छोड़ दीजिए, बाकी सारे केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आपको एडवांस पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, समझे मेरी बात आप बच्चों? अरे हाँ है ना भाई, ओके। चलिए, तो ये बात थी क्या, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जब गुड्स के केस में सप्लायर लायबल होता है तो वहां पे केवल और केवल क्या देखने का बेटा, सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही देखना है, एडवांस रिसीव हुआ है उसको देखने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स जहां पे एडवांस रिसीव होने पे जीएसटी लगता है बेटा। ओके, क्लियर, पक्का, डन। तो सर जिस दिन आपने इनवॉइस इश्यू किया है वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, और टाइम ऑफ सप्लाई आएगा मतलब उस दिन लायबिलिटी आगे जीएसटी पे करने की, और जीएसटी मंथली बेस पे पे करना पड़ता है, जो हम पढ़ेंगे आगे चढ़। मंथली टैक्स पे करना होता है, रोज कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। हाँ, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उस दिन लायबिलिटी आ जाएगी, और लायबिलिटी जिस महीने में आती है उस महीने में, जैसे जनवरी महीने की लायबिलिटी तो 20 फरवरी तक आपको टैक्स पे करना होता है बेटा। ओके मालिक, चलिए सरकार। सर पर गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये था आपका सेक्शन नंबर 12, सब सेक्शन नंबर 2 आई थिंक पूरा समझ में आया। साथ में हमने सेक्शन नंबर 31 भी पढ़ लिया, टैक्स इनवॉइस वाला टॉपिक बेटा। ये टॉपिक आपने अभी पढ़ लिया, तो जब टैक्स इनवॉइस चैप्टर आएगा तब टाइम नहीं लगता बेटा आपने। आइए बच्चों, अब पढ़ रहे क्या, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3, जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां वहां, सर जहां जहां रिवर्स चार्ज लगता है वहां वहां अच्छा एक बात भावेश भाई, सिंपल समझिए बेटा, पेमेंट कस्टमर कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं पेमेंट बेड डेब्ट कर दिया, मैं कह रहा हूं जैसे ही बिल दिया उसी टाइम 100% पे कर दिया, या फिर उसने पेमेंट बहुत पहले एडवांस दे दिया, देखने का ही नहीं बेटा गुड्स केस में। इनवॉइस इश्यू किया ना, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया बेटा, कंफ्यूज हो ही मत पेमेंट को लेके बेटा। ओके, क्लियर। चलिए सरकार, सर अब आती है क्या, इन केस जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां वहां रेसिपिएंट लायबल होता है, और रेसिपिएंट अगर लायबल होता है तो वहां पर टाइम ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट के एंगल से देखेंगे बेटा। जैसे मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट है बेटा, आपने गुड्स रिसीव किया, रिवर्स चार्ज में आपकी लायबिलिटी है, तो नाउ आपके एंगल से देखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, तो वहां पे सर ये 3 इवेंट देखने के, गुड्स के केस में बात कर रहा हूं मैं आपसे बेटा मालिक। फर्स्ट 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, यहां पे लिखा है बेटा 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जब बिल, और अगर मान लो बिल इशू नहीं किया तो बिल के बदले में कोई और डॉक्यूमेंट इशू किया, नॉर्मल पर्ची दे दी बेटा आपको, स्लिप दे दिया, नॉर्मल रिसीट दे दिया, वह दिन से, उस दिन से 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ इनवॉइस, क्लियर, वो दिन, या फिर गुड्स रिसीव हो गया आपको रेसिपिएंट को, या फिर रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, विच एवर इज अर्लीएस्ट, हम फर्स्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर सर, आप समझिए मेरी बात को वापस से, आई रिपीट, उसमें तन्वी आपका पॉइंट भी कवर हो जाएगा बेटा। देखिए तो मालिक, अगर सुनना ध्यान से, रिवर्स चार्ज का बात कर रहा हूं, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 हो गया, 12(3) की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है तो रेसिपिएंट को, या तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एयरपोर्ट मैंने बेचा बेटा, तो एयरपोर्ट जब आपको रिसीव हो गया वो दिन, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जब मैंने इनवॉइस इश्यू किया वहां से 31st डे, या फिर आपने मुझे पेमेंट कर दिया, विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट के टाइम सप्लाई आ जाएगा तो मतलब उस पर लायबिलिटी आ जाएगी टैक्स पे करने के लिए, और मंथली बेस पे वो टैक्स पे करेगा। जिस महीने में लायबिलिटी आई उस महीने की अगले महीने की 20th को उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, अब सर अब सुनना बात को ध्यान से, सपोज आपको गुड्स रिसीव हुआ कब, 14 फरवरी को, गुड्स की बात कर रहा हूं, सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं। सर आपको गुड्स रिसीव हो गया कब, 14 फेब को, आपने मुझे पेमेंट कब किया बेटा, 21 फरवरी को बेटा, एंड इनवॉइस इश्यू था मान लो
15 जनवरी को बेटा। अब 15 जनवरी से सबसे पहले तो 31st डे निकालिए बेटा। तो 15 जनवरी से 31st डे अगर हम बात करेंगे तो सर कैसे काउंट करते बेटा? 15 जनवरी को काउंट नहीं करने का। अब जनवरी में महीने होते 31 डे, 31 माइनस 15 कर दो, कितना बचा बेटा? 16 डेज तो हो गए फरवरी जनवरी के। अब 31st डे निकालना है, 31st के लिए 16 में 15 और ऐड करेंगे 31 आ जाएगा बेटा। तो 15th February इज द 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो अब सर 15 Feb, 14 Feb और 21st Feb, विच एवर इज अर्लियर, 14 Feb is earlier, so 14 Feb is the time of supply. क्लियर? एक बात समझ में आया बेटा आपको? तो सर 31st डे कैसे काउंट करते समझ में आ गया। गुड्स रिसीव कैसे हुआ, कब हुआ, ये समझ में आया आपको। अब सर डेट ऑफ रिसीव, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, आपने मुझे पेमेंट किया है वो डेट कब मानेंगे? तो सर आपने मुझे पेमेंट किया तो या तो आपके बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया, बैंक से पैसा कट गया बेटा, या फिर आपने बुक्स में एंट्री पास कर दी, विच एवर इज अर्लियर विल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। सपोज आपने मुझे जो चेक दिया था वो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक में मेरे सर आपके अकाउंट से डेबिट हो गया बैंक में, कब? 21 फरवरी को। पर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट, आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें पेमेंट की एंट्री कब करी थी? 23rd February में। एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वाज मेड ऑन 23rd of February, बट एक्चुअल डेबिट इन द बैंक अकाउंट वाज मेड ऑन 21st February। तो सर इन दोनों में से whichever is earlier, 21 फरवरी। So 21st February will be considered as date of making payment. अब date of making payment आ गया 21 फरवरी। क्लियर? 14 फरवरी को गुड्स रिसीव हो गया एंड 15 फरवरी इज द 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, whichever is earlier, 14 Feb is earlier, so 14 Feb वैलेंटाइन डे जो होता है बेटा वही दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जब रेसिपिएंट लायबल होता है बेटा, आया ना भाई? क्लियर? डन। मैं वापस से सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3 रिपीट करता हूं। अच्छा आप सुनना सर, वापस रिपीट करता हूं। जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां वहां रेसिपिएंट लायबल होता है, और जहां जहां रेसिपिएंट लायबल होगा वहां वहां टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? जब रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गया, या रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रेसिपिएंट। उस दिन लायबिलिटी आएगी रेसिपिएंट को टैक्स पे करने के लिए, एंड सर उस दिन आप पे लायबिलिटी आएगी तो आप टैक्स पे करेंगे। आया ना भाई? क्लियर? डन। एक बात तो ये बेटा सर, अब सुनना, अब मान लो आपने जो मुझे पेमेंट किया था वो क्या था? 21 फरवरी को तो आपके बैंक से डेबिट हुआ, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वाज 23rd February, तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या हो गया बेटा? 21 फरवरी बेटा। अब आपको गुड्स रिसीव कब हुए थे? केस नंबर 2 बना देता हूं, 15 मार्च को सर, 15 मार्च को गुड्स रिसीव हुआ। अच्छा, इनवॉइस मैंने कब इश्यू किया था बेटा आपको? चलिए यहां पे केस नंबर 2 लिखता हूं। मैंने आपको इनवॉइस इश्यू किया था 10 फरवरी को। अब 10 फरवरी को इनवॉइस इश्यू किया, वहां से आपको निकलना है क्या? 31st डे। और मान लो ये लीप ईयर नहीं था, 28 डेज का फरवरी बेटा, तो 18 डेज हो गए फरवरी के। क्लियर? फिर बचा क्या? 31st डेज में 13 डे, 13th of March इज द 31st डे। क्लियर? अब 13 मार्च इज द डेट ऑफ 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, 13 मार्च, 15 मार्च और 21st फरवरी, व्हिचएवर इज अर्लियर, तो 21 फरवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस एग्जांपल। मतलब आपने देखा जाए तो आपको मैंने बिल कब इशू किया? 10 फरवरी को इशू किया, पेमेंट आपको गुड्स रिसीव हुआ 15 मार्च को, और आपने मुझे पेमेंट कब कर दिया? 21 फरवरी को, तो 21 फरवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई इस कैलकुलेशन के हिसाब से बेटा। क्लियर? डन। अब ध्यान देना बेटा, अगर आपने मुझे एडवांस में पेमेंट कर दिया, तन्वी आप पूछे थे ना सर कि एडवांस और पेमेंट में क्या फर्क है? पेमेंट आपने मुझे अगर एडवांस कर दिया, मैंने माल बाद में सप्लाई किया, क्लियर, तो सर ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, क्योंकि वहां पे डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट भी देखा जाता है बेटा। एग्जांपल नंबर 3, मान लो यहां पे आपको मैंने माल सप्लाई किया होता कब? 15 मार्च को गुड्स रिसीव हुआ, 10 मार्च को मैंने इनवॉइस इश्यू किया। यहां से 31st डे देखो बेटा, आप 21 दिन तो हो गए मार्च के, और सर अप्रैल के दिन हो जाएंगे कितने बेटा? 10, तो 10th अप्रैल। तो 10th अप्रैल इज द 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, अगर 10 मार्च को इनवॉइस इश्यू किया था तो बेटा। क्लियर? सर
अब 15 मार्च को गुड्स रिसीव हुआ, इनवॉइस कब रेज किया मैंने 10 मार्च को, पर आपने मुझे पेमेंट पहले ही दे दिया था, कब 21 फरवरी को बेटा, भले ही एडवांस रिसीव हो गया। अब आप देख लीजिए सर 15 मार्च, 21 फरवरी और 10 अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर, 21 फरवरी इज अर्लियर, सो 21 ऑफ फरवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो आपने मुझे जो पेमेंट एडवांस में दिया वो भी कंसिडर करते हैं जब रिवर्स चार्ज लगता है, पर यही फॉरवर्ड चार्ज की बात करते हैं तो आपने मुझे जो पेमेंट एडवांस किया उसको कंसिडर करते ही नहीं, वहां तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही देखा जाता है बेटा। क्लियर, पक्का? आई होप अब कहानी आपकी पूरी क्लियर हो गई, आपको डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट भी समझ में आ गया, सर आपको एडवांस वाला कहानी भी समझ में आ गया, रिवर्स चार्ज में क्या लायबिलिटी आती कब आती वो भी समझ। और हाँ, अगर मान लो कभी ऐसा कोई केस बनता है जहां पे इन तीनों इवेंट को डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो बेटा, क्लियर, आपको पता ही नहीं पड़ रहा है कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स क्या था, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या था, या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या था, इससे डिटरमाइन नहीं होता है। अगर अबव पैरामीटर्स आर नॉट असर्टेनेबल, तो सर जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में जब एंट्री करी थी, रेसिपिएंट ने जब वो खर्चा बुक किया था, वही डेट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर इन तीनों इवेंट से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं होता तो जब रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में एंट्री पास करी वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। आपने बुक्स का खर्चा बुक किया होगा बेटा, गुड्स जो रिसीव हुई उसका रिकॉर्डिंग क्या होगा ट्रांजेक्शन के बुक्स में बेटा, वही दिन क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर, डन। ये सेक्शन में 12 सबसेक्शन 3 खत्म होता है। अब आई रिपीट सर, सेक्शन में 12 सबसेक्शन 3 बोलता है कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां वहां रेसिपिएंट लायबल होता है, और जहां जहां रेसिपिएंट लायबल होता है वहां पर रेसिपिएंट के एंगल से देखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वहां होगा क्या, सर या तो गुड्स रिसीव हो गए, या आपने मुझे पेमेंट कर दिया, या सर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस whichever is earlier is the time of supply। और इन तीनों इवेंट से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आए तो जब रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा वही क्या हो जाएगा बच्चे, टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है मालिक? डन। सरकार ये हो गया क्या, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3, जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां वहां रेसिपिएंट लायबल। ओके भगवान, चलिए सरकार आइए, अब आ रहा है क्या, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 4। अच्छा, अब आगे के सेक्शन से सेक्शन में 12 सबसेक्शन 4 या सर्विसेज की बात करें तो सेक्शन में 13 सबसेक्शन 4, प्रोविजंस एब्सोल्युटली सेम है, इसलिए कॉमनली दे रखे बेटा, गुड्स हो या सर्विस दोनों के लिए। ओके सुनना, आप गुड्स के लिए सुन लीजिए, जब सर्विसेज का हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 तो वापस रिपीट कर लेंगे बेटा। सरकार whenever vouchers are issued, whenever vouchers are issued for supply of goods or service or both, मैंने कोई गुड्स का वाउचर दिया बेटा आपको, जैसे सुपरमार्केट में आपको गिफ्ट वाउचर दिया मैंने, आप नेक्स्ट टाइम परचेज करने आएंगे 1000 रुपए का आपको वाउचर दिया है, आप कुछ भी ले सकते हो इसके अगेंस्ट। तो सर एट द टाइम ऑफ गिविंग द वाउचर ये नहीं पता ना कि नेक्स्ट टाइम आप क्या लेने वाले हो बेटा, इट मीन्स सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। तो ऐसे केस में जब आप वाउचर रिडीम कराएंगे वो दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। जब आप वाउचर रिडीम कराएंगे, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर सर इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, जैसे गोल्ड ज्वेलरी का आपको वाउचर दिया तो पता है इस वाउचर के अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी ही मिलने वाली है, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे 1000 रुपए का आपको गोल्ड ज्वेलरी जो आप लेंगे वो फ्री मिल जाएगी बेटा। सर 1000 के अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी ही मिलने वाला है, तो सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर। तो ऐसे केस में जब वाउचर इश्यू किया वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, रिडम्पशन कब किया उसे मतलब नहीं है। आई रिपीट सर, in case of supply of vouchers exchangeable against goods or services, if supply is identifiable at the time of issue voucher, पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट यही मिलने वाला है, जैसे कि इसमें डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इटसेल्फ इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर ये नहीं पता कि इसके अगेंस्ट क्या मिलने वाला है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर, डन। सर आइए सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 5। सर बहुत इजी पॉइंट है सर, अब ये सर रेसिडुअल प्रोविजन। वेरी गुड भावेश, गुड। मालिक सर रेसिडुअल प्रोविजन बोलता है क्या, अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है यूजिंग सबसेक्शन 2, 3 और 4, तो रेसिडुअल प्रोविजन बोलता है क्या, सर कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसके हम। बोलता है क्या, अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई। इफ टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल यूजिंग सबसेक्शन 2, 3, 4, तो
अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इज द टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सरकार मतलब अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड था पर्सन बेटा, रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो जिस पीरियड में उसने सप्लाई किया उस पीरियड में रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी, वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर मान लो सप्लाई रजिस्टर्ड ही नहीं, बिल्कुल चोर आदमी बेटा, पर लाइबिलिटी थी जीएसटी की बेटा उसको, तो ऐसे केस में सर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इज द टाइम ऑफ सप्लाई। जब वो पेमेंट उससे रिकवरी करेंगे, हम टैक्स का पेमेंट रिकवर करेंगे गवर्नमेंट, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ओके डन। तो सर ये था रेजिडुअल प्रोविजन सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 5। अच्छा सर चिराग भाई का एक डाउट है, सर फूड कूपन क्या होगा, आइडेंटिफाइबल मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप मुझे बताओ, फूड कूपन के अगेंस्ट क्या मिलने वाला है बेटा? फूड मिलने वाला है ना, फिक्स है, यही फूड मिलेगा बेटा, बस सप्लाई आइडेंटिफाइबल है बेटा। ये बच्चे चलिए, अब मान लो फूड कूपन ऐसा होता है बेटा जो सुपरमार्केट का फूड कूपन है। फूड कूपन सुपरमार्केट का मतलब वेफर्स के पैकेट ले लो, ब्रेड ले लो, कुछ भी ले लो, तो बात अलग होगी बेटा, वहां नॉन आइडेंटिफाइबल हो गया। पर वो खाना कुक किया हुआ खाना मिलने वाला है, तो वहां पर रेट ऑफ टैक्स फिक्स है बेटा, क्लियर? तो वहां पे उसको आइडेंटिफाइबल बोलेंगे। के सरकार आइए मालिक, सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 6 बोलता है क्या, अगर आपने कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस कुछ इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी या पेनल्टी के नाम पे कुछ और भी रिकवरी किया है, एडिशनल कंसिडरेशन, तो ऐसे केस में वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है। ऐसा हमने बात करी हुई आगे बेटा, सेक्शन 15 पढ़ेंगे वैल्यूएशन में, पढ़ा हुआ है, हमने बात करी हुई है कि वो भी वैल्यू में इंक्लूड होता है। तो ऐसे केस में उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब सच अमाउंट इज रिसीव्ड, डेट व्हेन सच एडिशनल कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 6 बोलता है क्या, सर अगर कभी भी असेसी, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी, इंटरेस्ट एटसेट्रा या पेनल्टी किसी भी नाम से कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस रिकवरी करता है, तो वो जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है, लेट पेमेंट चार्ज वाला पोर्शन है, पेनल्टी वाला पोर्शन है, उसके लिए टाइम सप्लाई क्या होगा, जब पेमेंट रिसीव होता है। चलिए एग्जांपल के लिए मान लो आपने 1 करोड़ का सप्लाई किया, कस्टमर को 2 महीने का उधार दिया, कस्टमर अगर लेट हो गया तो आपने उससे 3 लाख रुपए इंटरेस्ट भी रिकवरी किया बेटा, क्लियर? टोटल कितना लिया, 1 करोड़ 3 लाख रिकवरी किया। तो ऐसे केस में 1 करोड़ के लिए टाइम सप्लाई कब आएगा, वो सेक्शन में 12 सबसेक्शन 2 बताएगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। और 3 लाख के लिए टाइम सप्लाई कब आएगा, जब सच 3 लाख इज रिसीव्ड। मान लो 3 लाख रिसीव ही नहीं हुआ तो टाइम सप्लाई भी नहीं आएगा, लायबिलिटी भी नहीं आएगी बेटा। 1 करोड़ पे लायबिलिटी कब आएगी, जब इनवॉइस इश्यू किया। 3 लाख पे लायबिलिटी कब आएगी, जब पेमेंट रिसीव हुआ। पेमेंट रिसीव नहीं हुआ तो लायबिलिटी भी नहीं आएगी। क्लियर डन सरकार। तो इन केस ऑफ जीएसटी, इन केस ऑफ जीएसटी सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 6 बोलता है क्या, एडिशनल कंसिडरेशन अगर कस्टमर से चार्ज किया है तो जिस दिन वो एडिशनल कंसिडरेशन रिसीव होता है दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। इसी के साथ ये सेक्शन नंबर 12 पूरा खत्म होता है। अब अच्छा एक निशांत भाई का डाउट आया, सर फूड मार्केट में सुपर मार्केट में भी आइटम फिक्स का है बेटा। सुपर मार्केट में सर बकेट भी मिलती है, कपड़े भी मिलते हैं सर, 2 तरह के आइटम मिलते हैं यार, और सब पे रेट ऑफ टैक्स अलग होता है। तो सप्लाई आइडेंटिफाइबल का है बेटा, कस्टमर तो जब आएगा उसकी जब इच्छा होगी वो खरीद लेगा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी ले सकता है वहां से, कपड़े भी ले सकता है, खाने के आइटम भी ले सकता है, जो चाहे ले सकता है ना सुपरमार्केट से। क्लियर? वो तो जब खरीदेगा, जब रिडम्पशन कराएगा तब पता पड़ेगा क्या खरीदा उसने बेटा। चेयर खरीदा है, किचन खरीदा है, खिलौने खरीदे, क्या पता पड़ेगा बेटा। क्लियर? पर अगर वाउचर में लिखा है कि नहीं इसके अगेंस्ट टॉय ही मिलेगा, और वो भी ये वाला, जैसे ज्वेलरी मिलेगी, ज्वेलरी में कोई भी ज्वेलरी लो बेटा, रेट ऑफ टैक्स सेम है बेटा, इसलिए बोलते हैं सप्लाई इज आइडेंटिफाइड। ओके ऐसे डिफाइन कर। आइए ये सेक्शन में 12 पूरा खत्म होता है। अब ये था आपका क्या, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। आई होप शिद्दत से समझ में आया बेटा आपको। आइए टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 13। अच्छा एक बार सेक्शन में 12 वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा। सेक्शन में 12 क्या बोलता है, सब सेक्शन 1 सेक्शन 12 कि गुड्स के केस में लायबिलिटी आएगी जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, और टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, ये फॉलोइंग सबसेक्शंस डिफाइन करेंगे। सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और अगर इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन 31 वो दिन, या रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर कभी भी पेमेंट जो कस्टमर ने दिया है, हमको जो पेमेंट रिसीव हुआ है वो अगर एडवांस में रिसीव हुआ है तो उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। जब उसका इनवॉइस इश्यू करोगे तभी टैक्स पे करना, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में आपको टैक्स अभी पे करना पड़ेगा।
ओके मालिक, डन सरकार। सेकंड, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 3, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां वहां रेसिपिएंट लायबल होता है, और जहां रेसिपिएंट लायबल होता है वहां टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? सर, या तो रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गया, आप रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गया, या उसने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, उसकी बुक से डेबिट हो, उसकी बुक्स अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री कर दी, या बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया, व्हिचएवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। तो जब गुड्स रिसीव हो गया, या आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और इन तीनों इवेंट्स अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है, तो जब जब सर रेसिपिएंट उस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, वही दिन क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 4 बोलता है क्या? वाउचर्स और कूपन के केस में इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल कि इस वाउचर के अगेंस्ट यही मिलने वाला है, सर जब वाउचर इशू करोगे वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बट इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू वाउचर, तो वाउचर जब रिडीम कराओगे वो दिन क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। सर सबसेक्शन नंबर 5 बोलता है रेसिडुअल प्रोविजन। सबसेक्शन 2, 3, 4 से आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में अगर रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट था तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे फ्रॉड वगैरह किया, इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ा कि आप चोर हो बेटा, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और इन एनी अदर केस डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ द टैक्स इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 6 बोलता है क्या? अगर कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी एटसेट्रा रिकवरी किया है, तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनता है। तो उस वाले पोर्शन के टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? जब वो इंटरेस्ट अमाउंट या लेट पेमेंट फी या पेनल्टी वगैरह रिसीव होगी, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। जितना अमाउंट आया है उतने के लिए टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, पेमेंट नहीं आया टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं आएगा। क्लियर? डन सरकार। ये था आपका सेक्शन नंबर 12 गुड्स के लिए। आइए सेक्शन नंबर 13 सर्विसेज के लिए बात करते हैं सर। अच्छा निशांत भाई, एक और बात, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या होता है बेटा कि या तो सप्लायर पीरियोडिकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू करेगा रेसिपिएंट को कि मैंने इतना माल सप्लाई किया है, तो उस दिन जिस दिन उसने स्टेटमेंट इश्यू किया उस दिन उतना अमाउंट का इनवॉइस भी इश्यू करना पड़ेगा, और वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, कस्टमर पीरियोडिकली पेमेंट मेरे को देता है बेटा, जैसे हर महीने की 5 तारीख को मैं 5-5 लाख रुपए पे करूंगा, तो 5 लाख रुपए जब पेमेंट कर रहे हो आप मेरे को, तभी मेरे को उतना अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा बेटा। क्या मालिक? चलिए सरकार। सर इन केस ऑफ एक और सर इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है? अरे भावेश भाई तुम इतनी इतनी बार रिवीजन करवाओगे मेरे से अगर, तो ये फास्ट ट्रैक बैच है भाई। सर सुनना ध्यान से, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस। सर इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है? जहां पे भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व होता है वहां पर ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है वहां पर सर जब गुड्स मैंने कस्टमर को अवेलेबल करा दी, डिलीवरी दे दी, वही दिन क्या होगा? टाइम और उस दिन मेरे को इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है बेटा। सर जहां पे सेल ऑन अप्रूवल बेस पे है, तो या तो कस्टमर ने अप्रूवल दे दी वो दिन, या 6 months from the removal whichever is earlier is the time of supply is the date when invoice is required to be issued बेटा। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में आपको बात कर चुका बेटा। ओके चलिए सरकार, आइए सेक्शन नंबर 13 ध्यान से सुनिए, पूरा कंसंट्रेशन याद रखिए बेटा। सेक्शन नंबर 13 सर्विसेज के लिए सब सेक्शन 1 बोलता है क्या? जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उस दिन लायबिलिटी आएगी जीएसटी पे करने की। टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? ये फॉलोइंग सब सेक्शन आपको बताएंगे। सब सेक्शन नंबर 2 बोलता है क्या? मेन सेक्शन सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। आई रिपीट, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सर सर्विसेज के केस में एडवांस रिसीव होने पे भी सप्लायर मैं हूं, रेसिपिएंट आप है, आपने मुझे एडवांस फीस दे दी तो भी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। जितना अमाउंट रिसीव हुआ एडवांस का उतना अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। आई रिपीट, इन केस ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ सर्विसेज टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा बेटा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रेसिपिएंट को एडवांस पेमेंट रिसीव हो गया है व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके मालिक, वापस से बोलता बेटा मैं, या तो सप्लायर ने इनवॉइस इश्यू कर दिया है, तो सप्लायर ने क्या इश्यू कर दिया? इनवॉइस, या फिर उसको पेमेंट रिसीव हो गया व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पेमेंट रिसीव हो गया कब बोलेंगे बेटा? रिसीव हुआ ना मेरे को बेटा, या तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, पैसा आ गया, डिपॉजिट हो गया,
या फिर मैंने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी रिगार्डिंग रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। पेमेंट रिसीव कब मानेंगे बेटा, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी या बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया विच एवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ये तो ठीक है सर। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर इनवॉइस टाइम पे इश्यू नहीं किया, मान लो कस्टमर ने पेमेंट दिया ही नहीं बेटा, मैंने वो लेट देने वाला है, तो मैंने क्या सोचा इनवॉइस इश्यू करने का ही नहीं। अगर उसने मेरे को इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो ऐसे केस में जिस दिन मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, जिस दिन मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, जब सर्विसेज कंप्लीट हुई थी, दैट डेट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब सुनना ध्यान से, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू कर दिया था तो, और अगर इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, है ना भाई, अगर इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया। ओके, अब पॉइंट आता है क्या सरकार, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस। अगेन वही सेक्शन नंबर 31 ने डिफाइन किया कि सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई, सर्विसेज के लिए इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है। क्लियर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और इसके थ्रू समझाता हूं बच्चों। सबसे पहली बात तो ये कि इन केस ऑफ सर्विसेज 30 दिन का वक्त मिलता है। जिस दिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी, जिस दिन आपने सर्विसेज कंप्लीट करी, वहां से 30 डेज का टाइम मिलता है टू इश्यू द इनवॉइस। दैट डेट विल बी द सर रिलेवेंट डेट, कि सर जिस दिन सर्विसेज प्रोवाइड करी वहां से 30 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू कर दिया, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। एक एग्जांपल तो मस्त वाला, मजा आएगा बेटा आपको। सर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई। बात करता हूं मस्त वाली बेटा आपसे। सर यहां मैं बहुत सारे एग्जांपल लिखता हूं, मजा आएगा आपको, एंड बी इन्वॉल्व। बच्चों जो भी ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं प्लीज मेरे से बात करते रहे, इंटरेक्ट करते रहे। इंटरेक्ट इन द सेंस कोई चीज में बोल रहा हूं तो यस आपको रेस्पॉन्ड करना है बेटा। क्या मालिक, चलिए चलिए, मतलब चलना कहीं नहीं, बोल रहा हूं मैं, सुनना है। ओके सर, ये है आपका सप्लाई, सप्लाई हो गया, सर्विसेज कंप्लीट हो गई, मतलब कंप्लीशन ऑफ सर्विस। फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ये है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, यहां लिख रहा हूं क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। फर्स्ट केस, केस नंबर 1, सपोज हमारे निशांत भाई, निशांत आपकी सर्विसेज कंप्लीट हो गई कब बेटा, 14 फेब। बिल कब इश्यू किया सर, 28 फरवरी। पार्ट इन पेमेंट कब किया बेटा, 25 मार्च। बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा। सर्विसेज की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपसे। सर तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे आप, सबसे पहले हमेशा चेक करना है क्या इनवॉइस विद इन 30 डेज इश्यू हो गया क्या। अगर जिस दिन आपने सप्लाई किया, जिस दिन सर्विसेज कंप्लीट हुई, उसके 30 दिन के अंदर अगर आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, सर सप्लाई से 30 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू हो गया, यस। तो सर ऐसे केस में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ऑब्वियसली 28 ऑफ फरवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सर केस नंबर 2, सपोज भावेश भाई आपकी भी सर्विसेज कंप्लीट हो गई कब बेटा, 10 ऑफ फेब को। सर आपने कब इनवॉइस, आपने 1 मार्च को बिल इश्यू किया। सर पार्टी ने पेमेंट कब किया, सर 25 मार्च को पार्टी ने पेमेंट किया, दोनों की पार्टी थी बेटा, इसको पेमेंट करके फिर इसको भी पेमेंट करके। क्लियर, सही है, टाइम ऑफ सप्लाई। सबसे पहली बात, क्या विद इन 30 डेज बिल इशू हो गया क्या, कंप्लीशन के 30 दिन में बिल इशू हुआ है, यस। तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर 1 मार्च इज द टाइम ऑफ सप्लाई। केस नंबर 3, सर सपोज देवेंद्र भाई की सर्विसेज भी कंप्लीट कर बेटा 14 फेब, पर तेरी दीवानगी में ऐसे हुए दीवान, ना रहा होश ना रहा चैन,
बिल इश्यू करना ही भूल गया, 31 मार्च को याद आया कि भाई साहब बिल इश्यू करना था। आया ना भाई, सर 31 मार्च को इसने बिल इश्यू किया पर पार्टी ने पेमेंट 25 मार्च को कर दिया था। बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या इनवॉइस 30 दिन में इशू हुआ है, क्या कंप्लीशन के 30 दिन में बिल इशू हुआ है? आंसर इज नो। तो ऐसे केस में सर अब टाइम सप्लाई कैसे निकालेंगे? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सो 14th Feb विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई बेटा, 25 मार्च नहीं। सर पहले क्या चेक करना है, क्या 30 दिन में बिल इशू हुआ है? आंसर इज नो। तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो कंप्लीशन कब था बेटा? 14 फरवरी को था। तो 14 Feb विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, 14 Feb और 25 मार्च विच एवर इज अर्लियर 14 Feb। यस, एग्जाम्पल बहुत शानदार है मेरे बेटा। फिर सपोज मान लो सर आप में से हमारे युवराज भाई, आपकी भी सर्विसेज कंप्लीट कब बेटा? 14 Feb। रहा है ना भाई सर? और खास बात इनवॉइस कब इशू किया? सेम डे बिल फाड़ दिया बेटा। सर वो पार्टी भाग गई बेटा, बैड डेब्ट। अब बताओ टाइम ऑफ सप्लाई। सर अब ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? सबसे पहली बात तो ये, क्या इनवॉइस विद इन 30 डेज इशू कर दिया? यस। अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू कर दिया तो नाउ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट तो आया ही नहीं, इनवॉइस इशू हो गया तो इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई, 14 Feb विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब बैड डेब्ट हो या कुछ भी, डोंट केयर, जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टमर पे करे ना करे, सप्लायर को टैक्स पे करना। ए वेरी गुड। कर अगला केस, मान लो सर हमारे आशुतोष भाई, आपकी भी सर्विसेज कंप्लीट कब बेटा? 14 Feb। इनवॉइस कब इशू किया? 15 मार्च को। क्लियर? पार्टी ने पेमेंट कब किया? 1 जनवरी को एडवांस पेमेंट देके गई पार्टी, एडवांस बुकिंग। अब बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? तो सबसे पहली बात ये, क्या कंप्लीशन के 30 दिन बिल इशू किया? पहले चेक करो विद इन 30 डेज 30 दिन कैसे पूरे हुए कि नहीं हुए। 14 Feb से 30 दिन काउंट करने हैं, तो 14 Feb को काउंट नहीं करने का। फरवरी मान लो 28 डेज के था बेटा, तो 30 दिन काउंट करने, 14 डेज तो हो गए फरवरी के बेटा। फिर मार्च के 16 डेज, तो 16 फरवरी को 30 दिन एक्सपायर हो रहे हैं क्या? 16 मार्च को 30 दिन एक्सपायर हो रहे हैं क्या? 16 मार्च है, उससे पहले पहले बिल इशू हो गए क्या? आंसर इज यस। तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट इज अर्लियर। सो 1 जनवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई। गुड। लास्ट केस, सपोज हमारे दीपक भैया, दीपक जी आपकी सर्विसेज भी कंप्लीट कब बेटा? 14 Feb को। क्लियर? इनवॉइस कब इशू किया? सर 15 मार्च को इनवॉइस इशू किया, विद इन 30 डेज बिल इशू हो गया। ओके। अब पार्टी ने पेमेंट कब किया? 1 जनवरी को एडवांस पेमेंट किया 10 लाख रुपए, और रिमेनिंग पेमेंट किया 25 अप्रैल को 40 लाख का बेटा, 50 लाख का बिल था इनका, लंबा हाथ मारा इन्होंने सर। अब सबसे पहला पॉइंट आता है क्या? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सबसे पहले चेक करो क्या विद इन 30 डेज बिल इशू हुआ है क्या? आंसर इज यस, कि 16 मार्च को 30 दिन पूरे हो रहे, आपने 30 दिन के इशू कर दिया। अब ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा बेटा? अब इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर देखने का। इनवॉइस कब इशू हुआ? 15 मार्च को। पेमेंट कब आया? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई, बट फॉर 10 लाख, जितना रिसीव हुआ उसके रिमेनिंग अमाउंट के लिए 25 अप्रैल और 15 मार्च विच एवर इज अर्लियर 15 मार्च टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिमेनिंग 40 लाख। आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। वेरी गुड आंसर भावेश भाई। क्लियर? डन। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज क्या हो रहा है? आई होप पूरा आपको समझ में आ रहा है शिद्दत के साथ बेटा। अरे क्लियर है सर? अब देखो सर, अब ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने एक एक बहुत शिद्दत से ये एग्जांपल जो लिखे ना बेटा, भले क्या थे पर सर बहुत काम के एग्जांपल है, देखना ध्यान से। अच्छा यहां तक जिसने आई एम श्योर, आई बेट कि एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। अगली बात सुन ली, ये कंसल्टेंट सर देखना ध्यान से, मालिक किस तरह से टैक्स प्लानिंग हो सकती है वो सब एग्जांपल मैंने यहां लिखे है बेटा। सबसे पहला केस देखोगे अगर आप तो सर 28 फरवरी, जब पता है सर्विसेज कंप्लीट 14 Feb को रही, देखो सारे केस में मैंने एग्जांपल एक ही लिया बेटा।
अब टैक्स प्लानिंग सीखते बेटा। 14 फेब को आप सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो बेटा। पता है आपको कि पार्टी पेमेंट बाद में ही करने वाली है, मार्च महीने में पेमेंट करेगी। अब सोचो, आपने अगर 28 फरवरी को इशू कर दिया होता तो 28 फरवरी टाइम सप्लाई आ गया, मतलब फरवरी महीने में लायबिलिटी आ गई। यही अगर आपने दिमाग लगाया होता और एक दिन बाद बिल इशू किया होता 1 मार्च को, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई 1 मार्च आता। 1 मार्च आता मतलब मार्च महीने की लायबिलिटी के साथ टैक्स पे करना है। सर 28 फरवरी को अगर आपने 28 फरवरी को अगर आपने सर इनवॉइस इशू कर दिया होता तो 28 फरवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई। इट मींस फरवरी महीने का जीएसटी का लायबिलिटी कब पे करना होता है? 20 मार्च को। तो 20 मार्च या उससे पहले पहले टैक्स पे करना पड़ेगा। यही अगर आपने एक दिन का प्लानिंग किया होता, सोचा होता, अच्छी कंसल्टेंसी ली होती, अच्छे एडवाइस दिया होता, तो 1 मार्च आपका टाइम सप्लाई होता, मतलब मार्च महीने में आपकी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। 20 अप्रैल या उससे पहले पहले आपको जीएसटी पे करना होता। 1 महीने का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो। यही बिल 28 फरवरी को इश्यू होता तो 20 मार्च या उससे पहले पहले जीएसटी पे करना होता। अभी 20 अप्रैल या उससे पहले पहले जीएसटी पे करना है। दिस इज हाउ यू कैन डू द टैक्स प्लानिंग। ये इवेजन नहीं है, प्लानिंग है। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इस तरह से हम एडवाइजरी इशू करते। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। पर वो 30 दिन का इंतजार करते करते कि लेट मत हो जाना। अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते करते अगर आपकी प्लानिंग ऐसी होगी कि 30 दिन निकल गए उसके बाद बिल इशू कर रहे हो भाई साहब, तो लग गए लायबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिव आ रही बेटा। इसमें देखिए लायबिलिटी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस से आ रही है, रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी आ जाएगी बच्चे। है ना क्लियर? ये ध्यान रखने का। अच्छा, जब भी एडवांस रिसीव होता है तो वहां तो कोई प्लानिंग की बात ही नहीं आती। जितना पेमेंट एडवांस रिसीव हो गया है उस पर टैक्स अभी पे करना। क्लियर? आई होप मजा आया बेटा आपको। क्लियर? और जहां पे एडवांस कम रिसीव हुआ तो जितना रिसीव हुआ उतने पे टैक्स पे करने का बात किया, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के हिसाब से देखने। आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल। एग्जांपल बहुत शानदार है बेटा। ओके, अपनी नोटबुक में जरूर कॉपी करना, बहुत काम का बेटा। सारे पॉइंट इसमें कवर होते हैं बेटा। ओके, चलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि ये हमारा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, उसको यूज करिए अपनी पढ़ाई। अभी तो कोचिंग फायदेमंद होगी बेटा आपके लिए, वरना क्यों रहेगी। आओ मालिक। सर एक और बात बताता हूं मैं। सर एडवांस जो रिसीव होता है सर्विसेज के केस में, एडवांस पेमेंट रिसीव्ड if it is up to only ₹1000, if एडवांस जो आपको रिसीव हुआ वो अप टू ₹1000 है, तो सर उस एडवांस का आपको अलग से हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। मतलब 1000 रुपए तक का एडवांस अगर रिसीव हुआ है तो इस पे जीएसटी जब आप इनवॉइस इश्यू करेंगे तभी टैक्स पे कर देना, अभी अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपका टेलीफोन का बिल था 420 रुपए का बेटा, 419 का सर, 419 का। आप बोलते नहीं मेरा तो फेवरेट फिगर है 420 रुपए, मैं तो 420 पे करूंगा। तो आपने एक तरह से ₹1 क्या कर दिया, एडवांस पे कर दिया। अब एडवांस अगर ₹1 पे किया तो उस पर अलग से अभी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जो सर्विस सप्लायर है उसको बोल दिया क्या, जब तू नेक्स्ट मंथ का बिल इशू करेगा तभी टैक्स पे कर देना, इस ₹1 पे अलग से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर एडवांस का अमाउंट इज अप टू ₹1000। क्लियर मालिक? ओके, चलिए सरकार। तो सर इन केस ऑफ सर्विसेज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, और अगर टाइमली बिल इशू नहीं किया था ऐसे केस में कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और एडवांस का अमाउंट इज अप टू ₹1000, तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जब आप इनवॉइस इशू करेंगे तभी टैक्स पे कर देना अगर एडवांस का अमाउंट इज अप टू ₹1000 पर ट्रांजेक्शन बेटा। और हाँ, अगर मान लो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट ये कुछ भी असर्टेनेबल अगर नहीं है, इफ अबव इवेंट्स आर नॉट असर्टेनेबल, ऐसे केस में जब रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा, खर्चा बुक किया होगा, तभी सप्लायर के लिए टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। सपोज किसी सोसाइटी में मैंने वाटर टैंक क्लीनिंग की सर्विसेज दी, पानी का टैंक क्लीनिंग की सर्विस दी, पर मैंने अपनी बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया, सप्लायर ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया ट्रांजैक्शन, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस नहीं पता, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस नहीं पता, डेट ऑफ पेमेंट नहीं पता, क्योंकि पेमेंट जो था वो कैश में रिसीव हुआ। क्लियर? तो ऐसे केस में जब उस रेसिपिएंट, वो सोसाइटी ने अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, वही टाइम ऑफ सप्लाई सप्लायर के लिए मान लेंगे। मान लो गवर्नमेंट को पकड़ में आ गई सप्लायर की, सप्लायर ने चोरी करी। कैसे? रेसिपिएंट की बुक्स चेक कर रहे थे, उसमें देखा कि इसने पेमेंट किया हुआ है, सप्लायर की बुक्स में ट्रांजैक्शन ही नहीं है,
तो ऐसे केस में जब रेसिपिएंट ने वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया बुक्स में, वही दिन में क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है मालिक? डन। सरकार ये था आपका सेक्शन नंबर 13, सब सेक्शन नंबर 2। अब सर सर्विसेज के केस में इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है, मैं आपको बता चुका हूं। क्या फर्स्ट पॉइंट, विद इन 30 डेज बिल इश्यू करना पड़ेगा। पर इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को 45 डेज का टाइम दिया है टू इश्यू। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको पढ़ाया बेटा 30 दिन के हिसाब से, यही अगर क्वेश्चन बैंकिंग कंपनी का आ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आ जाएगा, एनबीएफसी का आ जाएगा, तो ऐसे केस में ये हो जाएगा क्या, 45 डेज बेटा। ओके चलिए सरकार। सेकंड, सर अगर मान लो कोई सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही टर्मिनेट हो गया बिफोर कंप्लीशन ऑफ द सर्विस, तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है आपने, उस दिन उतने अमाउंट का आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा जितने की आपने सर्विस सप्लाई कर दी बेटा। वहां 30 दिन का वक्त नहीं मिलता। क्लियर सर? एट द टाइम व्हेन सप्लाई सीजेस, उस दिन ही आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। अच्छा अब आता है क्या, कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस। पहली बात तो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस होता क्या है, मतलब अगर कोई भी सर्विसेज आप कंटिन्यूसली या कॉन्करेंटली प्रोवाइड कर रहे हो फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स, उसको बोलते हैं क्या, कंटिन्यूस सप्लाई। अब ऐसे केस में इनवॉइस कब इश्यू करना होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना 30 दिन का वक्त नहीं मिलता। यहाँ 3 अलग अलग इवेंट है बेटा। फर्स्ट, अगर पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स है, जैसे टेलीफोन बिल के केस में पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स होता है बेटा पोस्टपेड कनेक्शन में, तो जब सप्लायर होता है ना बेटा, सर ड्यू डेट का पेमेंट फिक्स है, तो ड्यू डेट या उससे पहले पहले इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा सप्लायर। क्लियर? अब सर ध्यान देना बेटा, इनवॉइस अगर टाइमली इश्यू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विजिबल कर दिया, नहीं तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था, मतलब जब ड्यू डेट आ रही है उस दिन या उससे पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उस दिन पहले टाइम ऑफ सप्लाई जाएगा बेटा। क्लियर? सेकंड, अगर ड्यू डेट फिक्स नहीं है पर कोई इवेंट फिक्स है जिसके होने पर रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आएगी फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बिल्डर आपसे टाइम टू टाइम पेमेंट मंगाता है बेटा, स्लैब नंबर 1 कंप्लीट हो गया तो इतना पेमेंट करना है, स्लैब नंबर 2 कंप्लीट हो गया तो इतना पेमेंट करना है। तो जब जब पेमेंट ड्यू हो रहा है, जब जब वो इवेंट फिक्स हो रहा है जिसके होने पर रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आएगी फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, तो जब जब वो इवेंट होगा, मान लेंगे उतने अमाउंट की सर्विस क्या होगी, कंप्लीट, तो उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। वहां 30 दिन का वक्त नहीं। लास्ट, ना कोई ड्यू डेट फिक्स है कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस में, और नहीं कोई ऐसा इवेंट फिक्स है कि जब रेसिपिएंट की लायबिलिटी आएगी पेमेंट करने की बेटा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तब तब उतने उतने अमाउंट का सर टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा और उतने अमाउंट पर इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। क्लियर? डन। तो सर ये था क्या, कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस के लिए। अब आ रहा है क्या सर, एक और लास्ट एक्सेप्शन कि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या टेलीकॉम कंपनी या और कोई नोटिफाइड सर्विस सप्लायर अगर होगा तो बोल दिया क्या, अगर आप अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को, जिसका पैन नंबर सेम है, अपने ही ब्रांच को, अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दे रहे हो, वहां चाहो तो आप क्वार्टरली भी एक सिंगल इनवॉइस इश्यू कर सकते हो बिफोर द एंड ऑफ द क्वार्टर। ऐसे केस में इनवॉइस में बी इशूड ऑन और बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर इन विच सच सप्लाई वाज मेड। मतलब या तो इनवॉइस कब इशू कर सकते हो, या तो जब ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो तब। क्लियर? वो रिकॉर्ड नहीं किया तो जब क्वार्टर खत्म होगा तब, उससे क्वार्टर खत्म होने से पहले पहले व्हिचएवर इज अर्लियर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो सर टेलीकॉम कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी को क्या, अगर आप अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दे रहे हो तो ऐसे केस में आप चाहे तो सर इनवॉइस कब इशू कर सकते हो, कोई 30 दिन का टाइम नहीं है यहाँ पे, जिस क्वार्टर में सर्विस दी है वो क्वार्टर खत्म होने से पहले, या बुक्स में अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया तो उस दिन, व्हिचएवर इज अर्लियर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कोई खास बात नहीं। अब सुनना, ये सारे क्या है, टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस। अब इन्होंने टाइमली बिल इशू कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर अर्लियर इज। टाइमली बिल इशू नहीं किया तो जब वो सर्विसेज कंप्लीट हुई थी वो दिन, या पेमेंट रिसीव हुआ वो, व्हिचएवर इज अर्लियर इज ऑफ सप्लाई। ये सेक्शन नंबर 13, सब सेक्शन नंबर 2 खत्म होता है। अब बड़ा सुंदर सेक्शन, आइए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां वहां रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आएगी टाइम ऑफ सप्लाई की बेटा। रेसिपिएंट के एंगल से देखना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, तो रेसिपिएंट के लिए 13(3) क्या बोलता है देखना। अच्छा गुड्स के केस में क्या था बेटा, या तो आपको गुड्स रिसीव हो गया, या आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। पर सर्विसेज में थोड़ा चेंज है बेटा, सर्विसेज में बोल दिया क्या सर, या तो सर्विस रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, या फिर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस सप्लायर ने बिल इशू किया
या एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस, कोई पर्ची इशू कर दी, कोई कच्चा बिल इशू कर दिया, कोई रिसीट इशू कर दी, वहां से 61st डे। या आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया तो रेसिपिएंट के एंगल से टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? जिस दिन उसने पेमेंट कर दिया वो दिन, या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? डन। यहां दो ही चीज देखने का बेटा। और हाँ, इन दिनों दोनों इवेंट से अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं होता है तो जब रेसिपिएंट ने वो ट्रांजैक्शन अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अगर इन दोनों इवेंट से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा तो। क्लियर? डन। ये दो इवेंट देखने का बेटा। और हाँ, अगर मान लो सर्विस सप्लायर आउट ऑफ इंडिया है, सर्विस रेसिपिएंट इंडिया में है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है। और दोनों ही पार्टी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है बेटा। कौन है मालिक? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, तो दोनों प्लानिंग करके टैक्स को डेफर कर सकती। इसलिए वहां बोल दिया क्या, वहां पे हम 61st डे का इंतजार नहीं करेंगे। जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया वो दिन, या जिस दिन रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया वो दिन, इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। वहां 61st डे देखने की जरूरत नहीं है। या तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट कि मैंने सर्विसेज रिसीव कर ली है, इतना खर्चा बुक किया है, या फिर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट कर दिया सप्लायर को, व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। जब दोनों पार्टी कौन है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और रेसिपिएंट एंटिटी इंडिया की एंटिटी है जिसने सर्विसेज इंपोर्ट करी आउट ऑफ इंडिया वाली एंटिटी से। तो क्लियर मालिक? डन। ये था क्या? सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 3, जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां वहां क्या होता है। वापस से रिपीट करता बेटा। सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 3 बोलता है क्या? सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है, तो रेसिपिएंट के एंगल से देखने का क्या कि टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? कब आएगा बेटा? जब रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया वो दिन, या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम। दोनों इवेंट्स अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एंट्री पास करी वो टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर दोनों पार्टी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और आउट ऑफ इंडिया वाली एंटिटी ने इंडियन एंटिटी को सर्विसेज दी है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में रेसिपिएंट लायबल है, तो वहां पर 61st डे का इंतजार नहीं करेंगे। वहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी रिगार्डिंग सर्विसेज या एक्चुअल मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? डन। ये सेक्शन 13(3) खत्म होता है। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉर सर्विसेज। अच्छा, अब 13(4) वाउचर्स, सर्विसेज का वाउचर दिया, जैसे रेस्टोरेंट का वाउचर मिला बेटा आपको। सर पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा का वाउचर मिला, वहां क्या मिलेगा? खाना ही मिलेगा ना बेटा। सर ऐसे एग्जांपल मत दो, भूख लग रही है, आपको लग रही है, मेरे को भी भूख लग रही है। तो डोमिनोज पिज्जा का अगर आपको वाउचर मिला है मालिक, जैसे केस में जिस दिन सर वाउचर इशू किया वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि सप्लाई आइडेंटिफाइबल है। इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू वाउचर, तो डेट ऑफ इशू वाउचर इटसेल्फ इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सेम जो सेक्शन नंबर 12 में पढ़ा वही 13 में प्रोविजन सारे। एंड इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू वाउचर, जैसे मेकमाईट्रिप.com का आपको वाउचर मिला, मेकमाईट्रिप.com से आप एयर टिकट भी बुक कर सकते हो, बस टिकट भी बुक कर सकते हो, ट्रेन का टिकट भी बुक कर सकते हो, होटल भी बुक कर सकते हो। सर बहुत सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। अब आपको ये डिफाइन नहीं किया कि आप इसके अगेंस्ट क्या ले सकते हो, आपकी जो इच्छा हो वो सर्विस ले सकते हो बेटा। तो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, जब वाउचर रिडीम कराओगे वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? पर सप्लाई आइडेंटिफाई होती है कि इस वाउचर के अगेंस्ट यही मिलने वाला है, तो जब वाउचर इश्यू किया वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई, भली बाद में रिडीम कराओ या ना। क्लियर? रेसिडुअल प्रोविजन सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 5 सेम। अगर सबसेक्शन 2, 3, 4 से आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा है, सबसेक्शन 5 बोलता है क्या? अगर मालिक अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर सरकार? डन। और सर 13(6) बोलता है क्या? अगर कस्टमर से ओवर एंड अबाउ द प्राइस आपने इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस एटसेट्रा रिकवर किया है, तो वो इंटरेस्ट वाला पोर्शन, डिलेड पेमेंट चार्जेस वाला पोर्शन जो है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? जब वो डिलेड पेमेंट चार्ज रिसीव होता है। वो रिसीव नहीं हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं है। क्लियर? अच्छा वही एग्जांपल लो, 1 करोड़ का ओरिजिनल इनवॉइस था, उसके लिए तो सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 लगेगा। जब इनवॉइस इश्यू किया वही टाइम ऑफ सप्लाई। 3 लाख रुपए इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट जब रिसीव हुआ तब इंटरेस्ट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई आएगा बेटा। इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं है। क्लियर? डन। इसी के साथ ये टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 13 भी पूरा खत्म होता है। अब ओके मालिक? पक्का? डन। एक बार वापस से सेक्शन 13 बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? सॉरी, लायबिलिटी ऑफ मेकिंग पेमेंट कब आएगा? जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? ये फॉलोइंग सबसेक्शन बताएंगे। सबसेक्शन 2 बोलता है क्या? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस,
और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आपने टाइमली बिल इशू कर दिया, 30 दिन का टाइम है बेटा, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर नहीं, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। इन दोनों इवेंट्स से अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है, तो जब रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया होगा वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर एडवांस का अमाउंट इज अप टू ₹1000 तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जब इनवॉइस इशू करोगे तभी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। क्लियर सर? फिर था क्या, इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी के केस में 45 डेज का टाइम है इनवॉइस इशू करने का। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पहले ही टर्मिनेट हो गया, बीच में आधी सर्विस दी तब, तो जब सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उतना अमाउंट का जितना सर्विस दी है। कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस के केस में या तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स है तो उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। पर कोई इवेंट फिक्स है, जब रेसिपिएंट पे लाइव थी फॉर मेकिंग पेमेंट, तो जब वो इवेंट होगा तब जितना अमाउंट ड्यू हो रहा है उतना अमाउंट के लिए सर्विस कंप्लीट हो गई, उस दिन ही आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और इन एनी अदर केस जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करता तब आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज को बोल दिया क्या कि आप डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर सर्विस दे रहे हो तो आप जब वो क्वार्टर खत्म होगा, जिस क्वार्टर में आपने सर्विस दी, क्वार्टर खत्म होने से पहले इनवॉइस इशू कर देना, या फिर अगर बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया तो वो विच एवर इज अर्लियर आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। और इनवॉइस टाइमली इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं तो कंप्लीशन ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सर रिवर्स चार्ज में 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों इवेंट्स अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल रहा है तो ऐसे केस में जब रेसिपिएंट अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर सप्लायर आउट ऑफ इंडिया है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया में है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है, दोनों पार्टी अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज है तो 61st डे का इंतजार नहीं होता। वहां पर डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर या डेट ऑफ एंट्रिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। है ना मालिक? डन। सेक्शन नंबर 13 फॉर वाउचर के केस में सप्लाई, अगर सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, date of issue of voucher itself is the time of supply, and if supply is not identifiable at the time of issue of voucher, तो जब वाउचर आप रिडीम कराओगे तभी टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। क्लियर सर? रेसिडुअल प्रोविजन बोलता है क्या, रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई, नहीं तो जब सर टैक्स रिकवरी करेंगे उस टैक्स पेयर से वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। एंड सर अगर आपने कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, पेनल्टी एटसेट्रा रिकवर किया है तो जिस दिन वो पेमेंट रिसीव होगा एडिशनल कंसिडरेशन वो दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर? डन। सर ये पूरा सेक्शन नंबर 12 एंड 13 पूरा शिद्दत के साथ प्यार से। अब एक सर्कुलर दे रखा है आपके लिए बेटा, वो देखिए हम पढ़ते बेटा। सर NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करता है बेटा, इनका हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है बेटा। इसमें क्या होता है, आज जैसे NHAI ने आपको रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, साथ में बोल दिया कि इसको मेंटेन भी आपको करना है। ये लगभग 15-17 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा, 15 से 17 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा यार। क्लियर? तो ऐसे केस में अब सर इसको बोलते हैं क्या, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर आपको रोड का कंस्ट्रक्शन भी करना है एंड आपको ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ द रोड भी करना है बेटा। जो लगभग 15-17 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ऐसे केस में इट इज ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा। पर यहां पे क्या होता है बेटा, सिंस आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी इसको NHAI को, अब यहां पर सर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट को 2 कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइड नहीं कर सकते बेटा। रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अलग हो गया, मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट अलग हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो ऐसे केस में अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, इट्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो पीरियोडिकली जब जब आप इनवॉइस इश्यू करोगे वो दिन या एक्चुअल आपको जब गवर्नमेंट पेमेंट करी, NHAI जो पेमेंट करी वो विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं की, ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, सर जब जब आपका वो इवेंट पूरा हुआ जब पेमेंट ड्यू होता है बेटा आपका, है ना भाई, या तो ड्यू डेट टू पेमेंट फिक्स होगा बेटा, या कोई इवेंट फिक्स होगा कि इतना रोड बनाने के बाद या इतना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद मेरे को पेमेंट करना होगा। तो सर जब वो पेमेंट ड्यू हो रहा है वो, या आपने जब वो इवेंट कंप्लीट किया है वो, वहां से आप कंपेयर करेगा किसको, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट को, व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? ये लिखा है देखिए सर,
Accordingly, the time of supply of services under HAM contract, including construction and operation management, O&M मतलब operation and maintenance, should be the date of issue of invoice or receipt of payment, whichever is earlier. अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू कर दिया तो क्लियर, और अगर इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया तो सर जब वो इवेंट स्पेसिफाइड है कि ये होने पे पेमेंट ड्यू होगा बेटा, वो दिन या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विचएवर इज डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई, कि रोड कॉन्ट्रैक्ट पूरा करोगे आप या इतना पोर्शन पूरा करोगे तब आप सप्लायर को इनवॉइस इशू करोगे। अगर आपने टाइमली बिल इशू नहीं किया, कुछ दिन इशू नहीं किया, तो जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था कब, जब वो इवेंट पूरा हुआ बेटा, तब या रिसीट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कोई खास बात नहीं बेटा, है ना भाई। अच्छा, जब NHAI आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करती है या लेट पेमेंट करती है तो आप कई बार इंटरेस्ट भी ऐड करते हो बेटा। तो इंटरेस्ट भी अगर आपने रिकवरी किया है NHAI से तो इंटरेस्ट पे भी GST लगता है, और इंटरेस्ट पे GST लगेगा सर वो भी वैल्यू में इंक्लूड। इंटरेस्ट शेल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, है ना भाई, क्लियर। और इंटरेस्ट पे भी GST लगेगा। इंटरेस्ट जब रिसीव होगा तब पेमेंट आपको टैक्स की लाइफ आएगी बेटा, खास बात नहीं। यहाँ तक क्लियर, पक्का। ये आपका एक तरह से कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस को मैंने एक तरह से रिवाइज कराया आपको इस एग्जांपल को लेके। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। अरे हाँ ना मालिक, सर इसी के साथ ये टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग द सर्कुलर खत्म होता है अब। क्लियर सर, चिराग भाई, देवेंद्र भाई, भावेश जी, तन्वी, समझ में आया कि नहीं आया? फुल माहौल बन रहा कि नहीं बन रहा है भाई? हाँ जी, जो भी ऑनलाइन बैठे बेटा अभी लाइव देख रहे हैं, I hope you got the entire topic. I hope you got the entire concept. हाँ चिराग, it is a kind of boot model बेटा, build, operate and transfer model। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, क्लियर सर। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग नाम देते बेटा, माहौल शानदार वाला। ओके सर, देखिए आपके लिए एक छोटा सा मैसेज लिखा है बेटा, क्या? यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। सर ग्रेट बनने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, पर यस सर ग्रेट बनने के लिए आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। आप बहुत महान हो स्टार्ट करने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है, पर यस जिसने स्टार्ट कर दिया वो जरूर महान बन जाएगा, अगर उसकी डायरेक्शन सही है, अगर उसने मेहनत पूरी करी है, पूरी डेडिकेशन के साथ अगर आपकी मेहनत है तो फुल माहौल बनेगा, एंड यस यू विल बी अ ग्रेट अ डे। तो गाइज माहौल जो बता शानदार, थैंक यू सो मच सर। इस लेक्चर को यही स्टॉप करते हैं, एंड सर इसी के साथ ये टाइम सप्लाई भी खत्म होता है अब, क्लियर। और हाँ बच्चों, सर इसके जो क्वेश्चन है उसका फाइल भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, क्लियर। प्लीज इसके क्वेश्चंस भी आप देखिएगा, सो दैट आपका क्वेश्चनर भी पूरा साथ साथ कंप्लीट होता जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर, एंड माहौल बनता जाएगा आपके एंड पे। ओके डन सरकार, इसी के साथ भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर विल बी फॉर वैल्यू ऑफ सप्लाई। पहले इसके क्वेश्चंस आपको देखने हैं बेटा, उसके बाद। ओके डन।